तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि मेटल रिएक्ट करवानी है सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट के साथ। तो इसमें क्या होता है कि जो रिएक्टिव मेटल्स होती है वो कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। कहाँ से करेगी? देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन या मोल्टन फॉर्म। सॉल्यूशन या मोल्टन फॉर्म, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे हम रिएक्शन लेते हैं जिंक की रिएक्शन अगर हम कॉपर सल्फेट के साथ करवाएं तो ये रिएक्शन होगी जिंक सल्फेट फॉर्मेशन होगा प्लस कॉपर मेटल यहाँ डिस्प्लेस हो जाएगी। तो यहाँ क्या हुआ, जो जिंक मेटल है वो रिएक्टिव है, यहाँ से इस कॉपर के सॉल्यूशन से यहाँ से कॉपर को रिमूव कर दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया। तो ये लाइन ये कहना चाहती है। इसके बेस पे रिएक्टिविटी सीरीज लाएगी कि कौन सी मेटल कितनी रिएक्टिव है, उसमें रिएक्टिविटी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। सबसे पहले हम रिएक्टिविटी ये टेबल दे रखी है इसकी बात करते हैं। इसमें क्या है कि जो पोटेशियम है वो मोस्ट रिएक्टिव है, फिर उससे कम है सोडियम, फिर ये रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर जिंक। आप देख रहे हो मैंने अभी जो एग्जांपल लिया, जिंक यहाँ है रिएक्टिव है और कॉपर यहाँ है, तो जिंक इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा। मतलब ऊपर वाले रिएक्टिव है तो नीचे वाली मेटल को, जो भी मेटल है उसके सॉल्यूशन से उसे को रिमूव कर देगा। तो इसके बेस पे एक एक्टिविटी लेते हैं हम आगे। ये एक्टिविटी है, इसमें क्या है कि 2 टेस्ट ट्यूब ली गई है यहाँ पे डायग्राम में। इसमें कहा गया है कि सबसे पहले लेनी है एक आयरन की नेल। तो आयरन लिया हमने, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये ब्लू कलर का होता है और इसका ऑब्जर्वेशन देखना है। दूसरे में लिया गया है कॉपर प्लस FeSO4 सॉल्यूशन, तो ये होता है ग्रीन कलर का। तो अब ये रिएक्शन देखनी है, होगी नहीं होगी, और ऑब्जर्वेशन करना है हमें इसमें। तब क्या होगा, तो इस टेबल में देखते हैं कि जो ये आयरन है ये ऊपर है तो मोर रिएक्टिव है ये, और कॉपर नीचे है तो ये लेस रिएक्टिव है। तो कॉपर क्या, जो आयरन क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। तो ये रिएक्शन ऐसे कंप्लीट होगी, FeSO4 का फॉर्मेशन होगा और ये कॉपर बाहर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है, होगा फेरस सल्फेट है ये। अब बात करते हैं इस रिएक्शन की। इस रिएक्शन में हम देखते हैं कॉपरली और आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो हम देखते हैं कॉपर नीचे है तो ये लेस रिएक्टिव है, तो और जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है और इसका सॉल्यूशन बना हुआ है, तो ये यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन कहलाती है, जो ऊपर वाली रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखी है। तो आप इसका ध्यान रखना है कि नीचे वाली अगर कोई सिंगल मेटल हो रही है, ऐसे जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कॉपर, कॉपर इज के में मर्क्यूरी, Ag, Au और आयरन से Pb भी नीचे है। अगर ये पांचों लेता मैं, इनमें इनको अलग अलग रिएक्शन इसने करवाता, अगर ये रखता से तो भी नई रिएक्शन नहीं होती। अगर हम आयरन की फेरस सल्फेट की बात करें तो अगर हम फेरस सल्फेट से, तो आयरन से ऊपर कोई भी मेटल लेते हैं, जैसे हमने ले ली कैल्शियम, तो ये रिएक्शन करेगी, या मैग्नीशियम ले लिया या कैल्शियम ले लिया, तो यहाँ से कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा, आयरन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी। तो इस तरह से इसको यूज करना है टेबल को। तो जो ये ऑब्जर्वेशन है एक्टिविटी, इसका आंसर ये 2 रिएक्शन है, और इससे जो रिएक्शन का नेम है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है? तो हमें पता है कि सोडियम, अभी हमने पढ़ा पिछली टेबल में कि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, सेकंड नंबर पे आ रहा है ये आप देखो सेकंड नंबर पे। तो ये रिएक्टिव मेटल है, ये क्या करेगा, जैसे एटमॉस्फेयर में हवा में बाहर आएगा तो या तो हवा से मॉइस्चर ले लेगा और मॉइस्चर लेके रिएक्शन करेगा, तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी।
इसलिए इसको ओपन नहीं रखा जाता, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्योंकि ये केरोसिन ऑयल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अब राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम। आयरन की रिएक्शन करवानी स्टीम के साथ, तो हम स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये गैस फॉर्म में लिया गया है वाटर, तो ये बनेगा Fe3O4 बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी यहाँ से, प्लस हीट एनर्जी भी निकलेगी, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। अब बात करते हैं कि कैल्शियम और पोटेशियम के वाटर के साथ रिएक्शन। जब कैल्शियम रिएक्शन करेगा वाटर के साथ तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। वो हम बात करते हैं पोटेशियम की, ये रिएक्शन करेगा वाटर के साथ तो बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। इस तरह से ये रिएक्शन होगी, इसका आंसर हो जाएगा ये। अब बात करते हैं इसका, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ए रिएक्टिव मेटल। ये कह रहा है कि हमने लिया डाइल्यूट एसिड और कोई रिएक्टिव मेटल ली, तो हम मेटल को M मान लेते हैं, तब क्या होगा, ये कह रहा है रिएक्टिव मेटल होगी तो यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगी इसके सॉल्यूशन से, तब क्या फॉर्मेशन होगा, MCl2 हो जाएगा, प्लस या हम केवल Cl भी लिख सकते हैं, जितने वो उस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ हमने कितने लिए मोल, और हाइड्रोजन गैस का रिमूव होगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो इसका जो गैस का नाम पूछा गया था वो होगा हाइड्रोजन गैस। इसको आप बैलेंस कर सकते हो, जिससे मैं अगर यहाँ पे 2 लिख दूँ तो ये बैलेंस हो जाएगी, अब ये बैलेंस हो जाएगी। फिर बात करते हैं, ये रिएक्शन लिखनी है आयरन के साथ डाइल्यूट H2SO4, तो हम बात करते हैं आयरन की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4। तो हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है, ये रहा आयरन और हाइड्रोजन नीचे है, तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो हाइड्रोजन इस सॉल्यूशन से रिमूव हो जाएगा, तो ये बनेगा H2SO4, ये ग्रीन कलर का होता है फेरस सल्फेट, और फिर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा, तो ये 4th का आंसर हो गया ये दोनों। 5th की बात करते हैं, ये कह रहा है कि जिंक की रिएक्शन करवानी है सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, तो जिंक की रिएक्शन करवा रहे हैं, ये रहा आयरन सल्फेट